हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप सभी देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। सक्षमता परीक्षा के लेकर हम आपके सामने वीडियो लेकर आते हैं, जिसमें भारतीय इतिहास के संबंधित आपको टॉपिक है, जो कि हमारे विद्यालय में जो चलता है किताब, अतीत से वर्तमान किताब है क्लास 6 का। उसमें बहुत मटेरियल दिया हुआ था, इसलिए मैं उसको लेकर जो है आपको सभी चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको लेकर अब आपके सामने आते हैं। आज उसी कड़ी में जो है अध्याय 12 है। अध्याय 12 के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको लेकर हम सामने आए हैं। एक नज़र आपको इस वीडियो को देख लेना चाहिए और इससे संबंधित जितना भी वीडियो हम डाल रहे हैं उसको देख कर जाइएगा एग्जाम में। हर हाल में इससे प्रश्न आने की पूरी संभावना है और जब तक परीक्षा हो नहीं जाता है तब तक हम जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट से टॉपिक वीडियो लेकर आएंगे। और किसी एक चैनल को आप फोकस कीजिए और एक चैनल को फोकस कीजिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन धराने की पूरी चांस रहेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अध्याय 12 में। देखिए अध्याय 12 में जो है कुमार गुप्त के विषय में बताया गया है। देखिए इनका जो शासन काल था 415 से 455 ईस्वी तक था। टोटल मिला के इन्होंने 40 वर्षों तक शासन किया था। टोटल मिला के 40 वर्षों तक शासन किया था। इन्होंने नालंदा बिहार की स्थापना कराया था। नालंदा बिहार मतलब वही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके बाद गुप्त वंश का ही जो है स्कंद गुप्त जो है, स्कंद गुप्त एक शासक थे जिन्होंने 455 से 467 ईस्वी तक शासन किया, यानी कि 7-5-12 वर्षों तक स्कंद गुप्त जो है आपको शासन करता है। और इनका जो महत्वपूर्ण कार्य था, इन्होंने हुनों को पराजित किया था। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछ देगा कि हुनों को इसमें से कौन गुप्त शासक ने पराजित किया था, और 4 ऑप्शन दे देगा और वहां से टिक करने के लिए आपको आएगा ऑप्शन। ठीक है, तो वहां पर कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त और जितना भी गुप्त वंश है, समुद्र गुप्त, इस सारे चीज को आपको दे देगा ऑप्शन में और वहां से आपको चुनने के लिए कहेगा। तो ऐसा नहीं देखना है कि ये सब जो पढ़ाया जा रहा है इससे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और इसके बाद हम जल्द से जल्द आपके लिए महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ जो है इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आपके सामने आएंगे, जो कि आप हर हाल में आपको सॉल्व कर कीजिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए उपाधि जो है, जब इसको पराजित किया था हुनों को जब स्कंद गुप्त ने, तो इन्होंने सक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, पहले का राजा क्या होता करता था कि जब किसी कोई महान काम करता था ना, तो खुद को अपना घोषित करता था कि हम ये हो गए। ठीक है, मतलब अपने को पुरस्कृत करने का काम करता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्कंद गुप्त जब हुनों को हरा देता है, पराजित करता है, तो खुद को ये सक्रादित्य का उपाधि धारण करता है। अब देखिए यहाँ पर है कि हून की जो राजधानी कहाँ थी, बामियान में राजधानी थी। पूछ देगा कि हून की राजधानी कहाँ थी, तो याद रखिएगा मेरे साथियों कि हून की राजधानी बामियान में थी। अब देखिए तोरमन जो है, तोरमन के जो पुत्र थे उनका नाम था मिहिर कुल। तुर्मन के जो पुत्र का नाम था, क्या नाम था? मिहिर कुल। याद रखिएगा, तो मिहिर कुल के पिताजी का क्या नाम था? तोरमन। ठीक है, तोरमन नाम था। चलिए एक नजर देख लीजिएगा तो आप सारा चीज समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए अब अगला है कि गुप्त वंश का राजस्व व्यवस्था कैसी थी। तो ये अपने राजस्व व्यवस्था जो 1/3 हिस्सा लिया करता था। गुप्त वंश का जो राजस्व व्यवस्था था वह 1/3 था। और 1/3 का मतलब क्या हो गया कि 100 रुपया में मान लीजिए कि इनकम है, तो उसका 1/3 जो है ये राजस्व के रूप में टैक्स वसूलता था। ठीक है, अब गुप्त वंश के शासन काल में सामंत क्या कहलाते हैं? सामंत कौन होते थे? जो भूस्वामी अधिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता था? सामंत कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए शासन की सबसे बड़ी इकाई जो है गुप्त काल में ये आपको देश हुआ करता था। अब देखिए उस समय गुप्त काल में भुक्ति जो है, भुक्ति विदेश को कहा जाता था। भुक्ति का मतलब क्या होता है? विदेश। ठीक है, उपरिक, देखिए उपरिक जो है, ये उपरिक जो है भुक्ति के पदाधिकारी को उपरिक कहा जाता था। ठीक है, विषयपति जो जिलाधिकारी, वर्तमान में जो जिलाधिकारी होते हैं, उस समय गुप्त काल में उसको विषयपति कहा जाता था। और अभी भी ग्राम को गांव कहा जाता है और गुप्त काल में भी ग्राम को गांव कहा जाता था। देखिए अब देखिए लिपिकों का प्रधान जो अभी भी अपने समाज में जो लिखा पढ़ी के काज करते हैं, जैसे कि रजिस्ट्री वगैरह का काम, तो खास करके कायस्थ वर्ग के लोग जो है इस काम को करते हैं।
बहुत ज़्यादा लोग मिल जाएंगे, 90% लोग कायस्थ वर्ग के ही लोग काम करते हैं इसको, ठीक है। तो उस समय भी जो लिपिकों का कार्य करते थे, क्लर्क का जो काम करते थे, उनको कायस्थ कहा जाता था, ठीक है। और कायस्थ जाति की उत्पत्ति भी संभवतः उसी समय से हुआ है। अब व्यापारी के काफिले का जो नेता होता था उसको क्या कहा जाता था, सार्थवाह कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए शहर के जो प्रशासन होता था, प्रशासन किसके अंतर्गत होता था, तो नगरपति के अंतर्गत होता था। जैसे कि अभी भी आपको नगर पंचायत नगर परिषद होता है तो उसमें सभापति होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से इस शहर के जो प्रशासन होता था वो नगरपति के हाथों में था, ठीक है। शहर की जो प्रशासन था किसके हाथों में था, तो नगरपति के हाथों में। अब देखिए हर्षवर्धन जो है ये पुष्यभूति वंश के संस्थापक था। किस वंश का संस्थापक था, पुष्यभूति वंश के संस्थापक था, ठीक है। और इनकी जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी, धनेश्वर थी, ठीक है। इसके जो प्रथम महत्वपूर्ण शासक हुए ये प्रभाकर वर्धन थे। जो प्रथम महत्वपूर्ण शासक थे ये प्रभाकर वर्धन थे। हर्षवर्धन जो है ये 606 ईस्वी में ये शासन जो है करना प्रारंभ करते हैं, 606 ईस्वी में, ठीक है। उस समय जो है असम को कामरूप के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, असम को कामरूप के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए पुलकेशिन द्वितीय जो है हर्षवर्धन को क्या किया था, पराजित किया था। क्या किया था, हर्षवर्धन को किसे पराजित किया था, तब पुलकेशिन द्वितीय को पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। अब देखिए बाणभट्ट बाणभट्ट ने, ठीक है, हर्षचरित को लिखा, मधुबन को लिखा, वांसखेड़ा को लिखा, संयान लिखा। इस सभी का जो लेखन है ताम्रपत्र पर लिखा था। क्या, बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा, ठीक है, मधुबन लिखा, वांसखेड़ा लिखा और संयान लिखा, ठीक है। इस सभी का लेखक जो है बाणभट्ट है, ठीक है। और ये सभी जो है ताम्रपत्र पर लिखे गए हैं। हर्ष ने कन्नौज में 5वीं बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। हर्षवर्धन ने कन्नौज में, पूछे कि कहाँ पर कराया गया था, तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन ये बन गया कि हर्ष ने 5वीं बौद्ध संगति का आयोजन जो है कहाँ पर करवाया था, तो कन्नौज में, ठीक है। और बौद्ध संगति कौन सा संगति था, तो ये 5वीं बौद्ध संगति था, ठीक है। और ये कब हुआ था, तो 643 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसका जो हेनसांग था इसका मुख्य अतिथि था। 5वीं बौद्ध संगति जो है हर्षवर्धन के शासन काल में हुआ था और ये कहाँ पर हुआ था, कन्नौज में हुआ था। और इसका मुख्य अतिथि कौन था, हेनसांग था। और ये भी क्वेश्चन एक आता है कि हेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था, तो याद रखिएगा कि वो हर्षवर्धन के शासन काल में ही भारत आया था। हेनसांग, ह से हेनसांग और ह से हर्षवर्धन दोनों सेम चीज है। और 5वें बौद्ध संगति का मुख्य अतिथि था और 643 ईस्वी में ये भारत आया था हर्षवर्धन हेनसांग। अब देखिए वातापी के चालुक्य वंश, ठीक है, वातापी के चालुक्य वंश था, उसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ना है। देखिए इसके पुलकेशिन वन और पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो है 611 ईस्वी में ये शासक बनता है। हर्ष पर विजय के पश्चात उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण करती है। देखिए हर्षवर्धन को हराने का काम कौन करता है, वातापी के चालुक्य राजा आपको पुलकेशिन द्वितीय ने आपको हर्षवर्धन को हराता है और खुद को उपाधि क्या धारण करता है, उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण कर लेता है, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको क्लास 6 के जो किताब है 32 से वर्तमान, इसको कम नहीं समझना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल आने के बहुत चांसेज है। और इसके बाद हम जो सीरीज लेकर आ रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेके आ रहे हैं, वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। और इतना इंपॉर्टेंट होगा कि जितना भी क्वेश्चन है एकदम 100 से 100% चांस बनेगा कि वो क्वेश्चन वहां से आए। तो अब इसी के बाद इस वीडियो को अपलोड करने के बाद वही वीडियो शूट होगा और इसके बाद अपलोड होगा, ठीक है। तो जल्द ही आप उस वीडियो का वेट कीजिए और एकदम हूबहू क्वेश्चन उसी से एग्जाम में छपेगा, ठीक है। अब देखिए एहोल अभिलेख, ठीक है, इसमें रवि कीर्ति की पता चलता, देखिए जो कि ये राज कवि थे, ठीक है। एहोल अभिलेख से ये रवि कीर्ति जो है, जो राज कवि थे, इन्होंने लिखा था, रवि कीर्ति जो है इससे पता चलता है एहोल अभिलेख से, ठीक है, जो कि राज कवि थे। अब देखिए
पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम में थी। कहाँ थी राजधानी? पूछ देगा कि पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम में थी। महेंद्र वर्मन इसके सबसे प्रतापी राजा थे, जो 600 से 630 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था, और इसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। देखिए अब क्या करता है, यहाँ देखिए पुलकेशिन, ये जो है पुलकेशिन जो है, पुलकेशिन क्या है? पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, द्वितीय हराता है हर्षवर्धन को, ठीक है, हर्षवर्धन को हराता है, ठीक है, हर्षवर्धन को हराता है पुलकेशिन द्वितीय, और उत्तरापथ की उपाधि धारण करता है। किसका धारण करता है? उत्तरापथ की उपाधि धारण करता है, उत्तरापथ, ठीक है। और पुलकेशिन द्वितीय को हराने का कौन काम करता है? महेंद्र वर्मन, ठीक है। इसको कौन हराता है? तो इसको हराता है महेंद्र वर्मन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको महेंद्र वर्मन ने पराजित किया था, ठीक है। और पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, इसने क्या उपाधि किया था? बातापी कोंड का उपाधि धारण किया था, ठीक है, बातापी कोंड की उपाधि पुलकेशिन द्वितीय ने धारण किया था। क्या? बातापी कोंड। अब देखिए, अब आपके सामने है कि दरवीर शैली, ठीक है, दरवीर शैली के संस्थापक कौन वंश था? ये पल्लव वंश जो है संस्थापक था दरवीर शैली का, ठीक है, दरवीर शैली का संस्थापक। अब देखिए पल्लव की राजधानी दो थी, एक कांचीपुरम में थी और एक महाबलीपुरम में थी, ठीक है। अब देखिए महाबलीपुरम के मंदिर और कांची के कैलाश मंदिर जो है ना, द्रविड़ शैली का एक उदाहरण है, जहाँ से आप जो है इसमें जो मंदिर का निर्माण किया गया है ये द्रविड़ शैली में ही किया गया है। और ये द्रविड़ शैली का जो है संस्थापक कौन है? ये पल्लव वंश के शासन काल में ही इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। इसके बाद नालंदा बिहार, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो कि बिहार शरीफ में था। देखिए प्राचीन काल में भारत में विश्वविद्यालय 4 थे, ठीक है, 4 थे, उसमें से तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय का अगर प्रश्न पूछेगा तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। इसके बाद प्राचीन विश्वविद्यालय में 3 विश्वविद्यालय जो आपके नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में अवस्थित है, और उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो बिहार शरीफ में था। 3 विश्वविद्यालय हमारे कहाँ थे? बिहार में अवस्थित थे। और आज इस क्या है कि यह अवस्था हो चुका है कि हमारे बिहार के जो बच्चे हैं, बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है काफ़ी खत्म हो चुका है। अब समझ ही सकते हैं। और एक समय ऐसा था कि हम लोग पूरे विश्व पर राज करने का काम करते थे, और आज जो है हम लोग को मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में हम लोग बहुत पीछे हैं। फिर से हम लोग को उस गौरव को प्राप्त करना है, एकदम विशिष्ट शिक्षक बनकर। चलिए अध्याय 13 देखते हैं। इसमें कला एवं साहित्य, ठीक है, इसका जो है 400 से 700 ईस्वी के बीच में क्या क्या कला और साहित्य का विकास हुआ उसी के विषय में हम लोग पढ़ना है। अध्याय 13, ठीक है। इसी काल में जो है आपका पुराण की रचना किया गया था, ठीक है, रामायण का, महाभारत का, कुमार संभवम जिसमें शिव पार्वती की कहानी है, जिसमें वर्णन है, ये कालिदास द्वारा लिखी गई थी। हरिसेन जो है ये प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है कि हरिसेन से, ठीक है। कालिदास ने देखिए ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम और शकुंतलम, मालविकीत्रम में इस सभी ग्रंथों की रचना किया था कौन? कालिदास ने, ठीक है। और ये देखिए मालविकी मित्रम में इसमें शुंग वंश का इतिहास का पता चलता है। और शुंग वंश का कौन था? संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, और उसका इतिहास का वर्णन मालविकी मित्रम में जो कालिदास जो है लिखे हैं ग्रंथ, उसमें आपको वर्णन मिलता है। देखिए मृच्छकटिकम द्वारा लिखी गई क्या शूद्रक, सार्थवा, देखिए इसमें चारुदत्त की कहानी वर्णन है। सार्थवा में चारुदत्त की कहानी वर्णन है। वसंत सेना में एक वेश्या की कहानी का वर्णन है। वसंत सेना, सार्थवा और शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम में किया गया, ठीक है। अब देखिए मुद्राक्ष की रचना किसने किया था? तब विशाखा दत्त ने किया था। इसमें देवी चंद्रगुप्तम का वर्णन है। देवी चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त था, उसकी कहानी का इसमें वर्णन किया गया। हर्षवर्धन ने
नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्श का 3 ग्रंथों की रचना किया था। अमर सिंह द्वारा अमर कोश की रचना की गई थी। अमर सिंह द्वारा अमर कोश की रचना की गई थी। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए, वात्स्यायन द्वारा जो है 11 नंबर पॉइंट है कि वात्स्यायन ने ये कामसूत्र नामक ग्रंथ की रचना किया था। इलांगो, ये शिल्पादिकरम की रचना की गई थी। अब सतनार, देखिए मणि मेखलाई द्वारा रचना की गई थी। सतनार किसका रचना है? मणि मेखलाई द्वारा, ठीक है। अब दशावतार मंदिर ये देवगढ़ में है, और देवगढ़ जो है कहाँ पे है? झांसी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद उदयगिरी का गुहा मंदिर, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन द्वारा करवाया गया था। याद रखिएगा कि उदयगिरी का जो गुहा मंदिर है, चंद्रगुप्त द्वितीय के जो सेनापति थे वीरसेन, उनके द्वारा कराया गया था उदयगिरी के गुहा मंदिर। उदयगिरी कहाँ है? मेरे समझते ये उदयगिरी जो है ना राजस्थान में है। इसके बाद बौद्ध गुहा मंदिर, देखिए ये अजंता और बाघ सितनावसाल का वर्णन है इसमें, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, ये विज्ञान एवं तकनीकी 400 ईस्वी से 700 ईस्वी के बीच में विज्ञान एवं तकनीकी में क्या डेवलपमेंट हुआ था, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए उस समय महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट, ब्राह्मीर, भास्कर, ठीक है, ब्रह्मगुप्त। इसके बाद आर्यभट्ट जो है इन्होंने शून्य संख्या के रूप में प्रयोग किया था, और ये बिहार के ही थे, ठीक है, बिहार के पटना जिला के थे। इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। सर्वप्रथम अगर किसी ने बताया है तो वह आपको आर्यभट्ट ने ही बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। और ग्रहण लगता है, इसने ये भी बताया कि ग्रहण लगता है। और इन्होंने आर्यभट्ट ने ही आर्यभट्टियम की रचना की, ठीक है। और तारेगाना, जहां से इन्होंने शोध का काम किया था, ये तारेगाना, और ये तारेगाना कहाँ पे है? मसौढ़ी में है। और मसौढ़ी कहाँ है? ये पटना जिला में। मसौढ़ी कहाँ पे है? पटना जिला में, ठीक है। धनवंतरी, धनवंतरी ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। धनवंतरी क्या थे? ये आयुर्वेद। अब देखिए नागार्जुन जो है रसायन शास्त्र एवं धातु विज्ञान का जनक था। कौन था? नागार्जुन जो है रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान का जनक था, ठीक है। अब हम लोग तो देखिए आज जो है इस चैप्टर में हम आज जो है क्लास 6 का जो अतीत से वर्तमान बुक है आपको पूरा कंप्लीट कर दिए हैं, और इसका पीडीएफ जो है हम आपको ग्रुप पे भेज देंगे। और एग्जाम से पहले आपको 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेना है, ठीक है। जब 1 से 2 बार देख लीजिएगा और एक बार नजर इस 1 से 2 बार देख लीजिएगा ना, तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि यहाँ यहाँ ये होता है, यहाँ ये था, कुछ फैक्ट है अतीत से वर्तमान के। और इसके बाद जल्द ही हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव का सेशन लेके आ रहे हैं, जिसको आप देखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो इंतजार कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।